हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 38। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है भारतीय वित्त व्यवस्था, कर व उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कर का अर्थ क्या होता है। सरकार को दिए जाने वाले उस अनिवार्य भुगतान को कर कहते हैं जो सार्वजनिक हित के कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। कर एक निश्चित भुगतान होता है। तो दोस्तों, जो भी हम सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान करते हैं, वो जो भुगतान होता है वो सार्वजनिक हित के कार्यों पर व्यय करने के लिए, यानी कि सार्वजनिक हित में जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए उस पर खर्च किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो कर होता है और वो एक निश्चित भुगतान होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सेलिगमैन के अनुसार कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार सभी के सामान्य हित के लिए व्यय करती है और जिसका करदाता को प्राप्त होने वाले लाभ विशेष से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी करदाता उसको विशेष लाभ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस जो भी कर उसने दिया है उस कर से सामान्य हित के लिए व्यय किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कार्यों के लिए उस पर उसको खर्च किया जाता है। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं कर के तत्व या विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 पर हम देखें, कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर एक अनिवार्य भुगतान है का क्या मतलब कि कर एक अनिवार्य भुगतान इस तरह से कि जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है उसे इसका भुगतान अनिवार्य रूप से करना होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है, कर से अर्जित आय का प्रयोग सार्वजनिक हित में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें, जो सरकार द्वारा कर से प्राप्त धनराशि का प्रयोग सार्वजनिक हित के कार्य में किया जाता है। और नंबर 3 पर हम देखें तो करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों, करदाता को कर के भुगतान के बदले में सरकार अनिवार्यतः कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती है। कि अगर यहाँ पर आप प्रत्यक्ष लाभ का क्या मतलब है कि अगर हम कर दे रहे हैं तो हमें उसका तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, या सरकार प्रत्यक्ष रूप से तुरंत लाभ नहीं प्रदान करती है करदाता को। ये आपके इसकी विशेषताएं हो गई। आगे हम चलते हैं। कर का वर्गीकरण। करों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का दबाव तथा भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह सरकार द्वारा लगाया जाता है। करदाता इस कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो प्रत्यक्ष कर है वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति पर उसका भार भी पड़ता है और उसका दबाव भी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना कर किसी और पर टाल सकते हैं। तो ये कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। आगे हम देखें, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत अगर हम देखें तो आय कर, निगम कर और भू राजस्व आदि सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, ये जो कर होते हैं, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आय कर किससे संबंधित है, या निगम कर किससे संबंधित है, या भू राजस्व कर किससे संबंधित है। तो वहाँ पे आपको अगर ऑप्शनल रहेगा तो 4 ऑप्शन देगा, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट अति लघुत्री लघुत्री में पूछता है तो आपको ये पूरा डिटेल लिखना होगा। तो आप इसलिए यहाँ पर हम पूरी डिटेल करके ही पढ़ा रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर, निगम कर और भू राजस्व कर सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष कर के गुण क्या क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला गुण है प्रत्यक्ष कर में मितव्ययी। मितव्ययी के विषय में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर मितव्ययी किस तरह से होता है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर की राशि सरकार को सीधे मिल जाती है क्योंकि इनका प्रायः स्रोत या उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है, इसलिए इन करों को वसूली में कम खर्च होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो जो प्रत्यक्ष कर होता है वो एक तरह से डायरेक्ट कर, हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्ट जो भी जिस भी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वो उसका भार और उसमें उसकी सारे पे वो खुद करता है और उसका
निर्वहन एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर उस व्यय का जो भी उसे कर के रूप में सरकार को देना है वो खुद ही करता है। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ से ये कर इस पर लगाया जाता है वहाँ से इस कर को इसके ऊपर से यानी कि उसके जो भी अकाउंट होंगे उससे काट लिया जाता है या ये खुद जा कर के पे करता है। तो एक तरह से ये मितव्ययी ही होता है। इसमें कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक पर्सन से कर लेने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर है निश्चित। निश्चित किस तरह से? करदाताओं को यह पहले से ही मालूम रहता है कि उन्हें सरकार को कितना कर देना है और किस समय देना है। साथ ही सरकार को इस करों से प्राप्त होने वाली राशि वार्षिक रूप से निश्चित हो जाती है, जिससे सरकार को बजट बनाने में सुविधा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें निश्चित किस तरह से, जो प्रत्यक्ष कर होता है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, इसलिए ये कर निश्चित होता है और इस सरकार को ये अनुमान हो जाता है कि हमें कितना कर मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपना बजट निर्धारित करना है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है न्यायशील। प्रत्यक्ष कर का निर्धारण कर दे क्षमता के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। तो धनी व्यक्ति को अधिक कर तथा गरीब व्यक्ति को कम कर का भुगतान करना पड़ता है। अतः जो प्रत्यक्ष कर होता है वो न्यायशील होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए नंबर 4 पर चलते हैं, नागरिक जागृति। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नागरिक जागृति की नंबर 4 पर, तो जब व्यक्ति सरकार को कर देता है तब वह चाहता है कि उस राशि का प्रयोग समाज के हित में हो, अतः वह सरकार की वित्त नीति पर ध्यान लगाए रखता है, जिससे उसमें नागरिकता की भावना प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम सरकार को अपना प्रत्यक्ष कर पे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये रहता है कि सरकार हमारे द्वारा जो कर वसूल रही है वो कहाँ पर खर्च कर रही है और कौन सी नीति अपना रही है हमारे राज्य को, हमारे देश को विकसित करने के लिए। तो एक तरह से यहाँ पर जो नागरिक जागृति है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर है लोचदार। इन करों की दर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। संकट काल में इस प्रकार के करों की राशि में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर पर्याप्त आय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लोचदार का क्या मतलब है? ये जो कर है ये सरकार के माध्यम से कम या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी तरह की आपदा आ जाती है तो वहाँ पर जो कर होता है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उससे प्राप्त धनराशि से सरकार सार्वजनिक हित को साध सके। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर है उत्पादक। दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना अच्छे से डिटेल में स्टडी कराया जा रहा है तो आप उसका लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देखिए उत्पादक, प्रत्यक्ष करों से देश की सरकार को बहुत आय प्राप्त होती है। देश में जनसंख्या तथा आय में वृद्धि के साथ सरकार की करों में प्राप्त होने वाली आय भी बढ़ती है, जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो प्रत्यक्ष कर है उसका तो जो आकार है वो निश्चित है और साथ ही उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि सरकार को यहाँ पर पता होता है कि उसके कितने नागरिक ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष कर देने में किस तरह से सक्षम है और किस तरह से उसमें उनके अमीरी गरीबी के हिसाब से उनसे कर वसूला जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर है आय और संपत्ति के समान वितरण में सहायक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील आधार पर लगाए जाते हैं। प्रगतिशील आधार का क्या मतलब कि बढ़ती हुई आय के साथ बढ़ती हुई दर के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं और इसके द्वारा आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जा सकता है। तो जो भी आर्थिक असमानता का क्या मतलब कि जिसके पास जितनी धनराशि रहती है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग ही कर लगाया जाता है, जिससे कि लोगों के ऊपर अधिक दबाव और अधिक प्रेशर नहीं होता कह सकते हैं हम। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष करों के दोष। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर के दोष में हम पहला देखेंगे असुविधाजनक। प्रत्यक्ष करों के भुगतान में करों की संपूर्ण राशि एक साथ चुकानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त करदाता को कई बही खाते रखने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के फॉर्म भरने में असुविधा का सामना करना पड़ता
है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो प्रत्यक्ष कर के दोष हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या है कि असुविधाजनक। असुविधाजनक किस तरह से होता है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो एक साथ पे करना पड़ता है, जो भी कर का भुगतान होता है उसे एक साथ पे करना पड़ता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष कर देने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके दबाव से परेशान होता है। एक तरह से उसे असुविधा इसलिए होती है क्योंकि उसे कई तरह के बही खाते रखने पड़ते हैं और साथ ही कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिसमें उसे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और नंबर 2 पर हम देखें तो कर की चोरी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के दोष में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कर की चोरी। व्यवसायी अपने आय को छुपा लेते हैं और झूठे हिसाब किताब रखकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। और जो वेतनभोगी होते हैं वो व्यक्तियों से जो वेतनभोगी होते हैं उनसे कर की राशि सीधे उनके वेतन से वसूल कर ली जाती है। तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर के संबंध में कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से ईमानदारी पर कर होता है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो कर की चोरी की बात यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो व्यवसायी होते हैं वो अपने आय को कहीं ना कहीं छिपा लेते हैं और झूठे हिसाब किताब पेश करके अधिकारी के सम्मुख और वो अधिक से अधिक कर देने से बच जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो प्रत्यक्ष कर जितना उनको देना चाहिए वो नहीं देते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो जो वेतनभोगी होते हैं, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनकी आय सरकार को सीधे पता होती है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपना कर देना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो ईमानदारी पर कर होता है। जो यहाँ पर चूंकि जो वेतनभोगी व्यक्ति है वो अपने जो भी उसकी सैलरी है या जो भी उसकी आय है उसको छिपा नहीं सकता, तो वो उसको जितना भी कर देना रहता है वो उसको पे करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें व्यवसायी का, तो व्यवसायी को उतना नहीं पे करना पड़ता, वो अपना अलग से जुगाड़ करके एक तरह से हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अपनी आय को छिपा करके उसे पूरा कर पे नहीं करना पड़ता है। तो एक तरह से ये क्या होती है, कर की चोरी मानी जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है सीमित क्षेत्र। आयकर गरीब व्यक्तियों से नहीं लिया जाता है, अतः सरकार को अपनी निश्चित आय के लिए समाज के थोड़े से व्यक्तियों यानी कि धनी वर्ग पर आश्रित रहना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आयकर जो होता है वो अधिकतर धनी व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास ये कर देने के लिए पैसे भी तो नहीं होते हैं, तो वो देंगे कहाँ से। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो धनी वर्ग है केवल उन्हीं पर ये कर लगाया जाता है, जिससे कि ये जो साधन होता है ये कहीं ना कहीं आय का एक तरह से सरकार जो प्रत्यक्ष कर ले रही है ये एक थोड़े व्यक्तियों पर ही लग पाता है। अब यहाँ पर हम देखिए नंबर 4 पर है समाज का 2 वर्गों में विभक्त होना। प्रत्यक्ष करों में अमीर वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाया जाता है और जबकि गरीब वर्ग को कर से मुक्त कर दिया जाता है, जिससे समाज में वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। ये इसका नंबर 4 पॉइंट का दोष है। अब हम देखें नंबर 5 पर है अफसरशाही। अफसरों का प्रभाव बढ़ने के कारण यह है कि प्रत्यक्ष करों के संबंध में निर्णय लेने की उनको बहुत छूट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अफसरशाही क्यों होती है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है उस पर निर्णय वो स्वयं लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफसरशाही का जन्म हुआ है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर है करदाता को मानसिक क्लेश। करदाता कर भार को स्वयं वहन करता है और दूसरों पर नहीं टाल पाता, जिससे करदाता को मानसिक क्लेश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसे पर्टिकुलर उसी व्यक्ति पर कर का भार अधिक हो जाता है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर है उत्पादन व प्रतिकूल प्रभाव। प्रत्यक्ष करों का प्रायः उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि करों का भुगतान करने से बचत एवं विनियोग क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें उत्पादन का प्रतिकूल प्रभाव का क्या मतलब है कि जब
जो उत्पादन क्षमता है अगर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें, अगर देश में जो व्यवसायी हैं या जो भी प्रत्यक्ष कर देने वाले लोग हैं, किसी तरह का उनको नुकसान हो रहा है या अगर देश में मंदी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वे कर हैं जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे पर पड़ता है। तो दोस्तों इसके पहले जब हम लोग प्रत्यक्ष कर देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि प्रत्यक्ष कर जो था वो व्यक्ति पर ही उसका भार भी पड़ रहा था और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका दबाव और भार दोनों उस पर ही पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो इसका जो प्रभाव और दबाव है वो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः यहाँ पर हम कहें तो कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बट के रहती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब उदाहरण देखेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छे ढंग से। जैसे अगर हम यहाँ देखें, यदि सरकार चीनी उत्पादकों पर कर लगाती है तो वे इस कर की राशि को थोक विक्रेताओं पर लगाते हैं और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता पर लगाते हैं और फुटकर विक्रेता अंतिम रूप से चीनी का मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ता पर टाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, जो उपभोक्ता है वो अंतिम रूप से वस्तुओं को खरीदता है, इसलिए अधिक से अधिक कर उसको देना पड़ता है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, जहाँ पर सरकार ने कर लगाया लेकिन वो बट के सबके ऊपर थोड़े थोड़े कर हो गए, जिसकी वजह से ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, व्यापार कर, मनोरंजन कर, सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत गिने जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर के विषय में हमने देखा कि अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वे कर होते हैं जिनका दबाव एक व्यक्ति तथा उसका भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कि दबाव किसी और पर और भार किसी और पर पड़ता है। और एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति पर इस कर को एक व्यक्ति नहीं वहन करता, बल्कि हर कोई। जैसे कि अगर गुड्स टैक्स लगता है, यहाँ पर चीनी की बात हम लोगों ने देखी, तो उस कर का थोड़ा थोड़ा अंश सबको पे करना पड़ता है, चाहे वो थोक विक्रेता हो या फुटकर विक्रेता हो या फिर उपभोक्ता हो। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर के गुण। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है न्यायपूर्ण। धनी वर्ग के अधिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कार पर ऊंची दर से कर लगाया जाए, जबकि निर्धन वर्ग के व्यक्ति अधिक उपयोग नहीं करते इन सब चीज़ों का, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी उनके पास नहीं होती है। तो जिसकी वजह से अगर हम बात करें, जो धनी व्यक्ति हैं उन पर वो अधिकतर सुविधाजनक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कार हुआ या फिर अलग अलग तरह के सुविधाजनक चीज़ें। तो वहाँ पर कार वगैरह पर कर लगाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें निर्धन वर्ग की, तो वो उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर नीची दर से, जैसे बीड़ी, ये क्या है, न्यायपूर्ण है। जहाँ पर वो जो निम्न वर्ग है वो छोटी चीज़ों का प्रयोग कर रहा है तो उस पर छोटी चीज़ों पे कर है, और अगर उच्च वर्ग है, अगर वो बड़ी सुविधाजनक चीज़ों का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर बड़े कर हैं। तो एक तरह से ये न्यायपूर्ण है कि जो जिस कंडीशन में है, जिस तरह से उसकी स्थिति है, उसी के अकॉर्डिंग वो कर को पे कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष कर के गुण हैं, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर हम देखें सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। एक उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करते ही करों का भुगतान कर देता है, जिससे कर भुगतान का भार महसूस
नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी करदाता होता है अप्रत्यक्ष कर में, वो अपनी वस्तुओं का भुगतान तुरंत जो भी, चाहे छोटी वस्तु खरीद रहा है या बड़ी वस्तु खरीद रहा है, तो वो उसका भुगतान तुरंत करता जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर कर का जो भार है वो उसे महसूस नहीं होता। जैसे दोस्तों जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, छोटी से छोटी चीज़, मंजन, पेस्ट, या फिर हम कहें दाल, चीनी, नमक, कुछ भी अपने डेली यूज में प्रयोग होने वाली चीज़ें, तो हर किसी पर टैक्स होता है, गुड्स टैक्स होता है, तो उसको हम तुरंत पे कर दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा भार महसूस नहीं होता। लेकिन अगर वहीं हम बात करें प्रत्यक्ष कर की, तो प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में पे करनी रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा भार अधिक लगता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है लोचदार। यदि इन करों का निर्धारण आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, नमक आदि पर किया जाए तो यह लोचदार हो सकती है। जैसे इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जाएगी, आय की राशि में अवश्य वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर को मूल्य के माध्यम से आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष कर में जो भी वस्तुएं हम खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं घटती बढ़ती रहती हैं, उनका जो मूल्य है। तो इस वजह से ये जो तीसरा पॉइंट हमने देखा कि ये लोचदार है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर, करों की चोरी कठिन। उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग को त्याग नहीं सकता है, चूंकि कर वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन करों से बचना संभव नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें करों की चोरी कठिन, तो किस तरह से कठिन है? जो भी चीज़ें हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं उन सब पे टैक्स लगा होता है, और उस टैक्स को उसका बढ़ा हुआ मूल्य समझकर हम पे करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर करों की चोरी करना कठिन हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर है विस्तृत क्षेत्र। ऐसे करों की राशि समाज के सभी वर्गों को वसूल की जाती है, क्योंकि सभी लोग वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अतः इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर सरकार को विस्तृत आय स्रोत प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी चीज़ें लोग अपने डेली यूज में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो सबको जो भी वस्तु है उसका बढ़ा हुआ मूल्य या उसका जो भी टैक्स है वो सब कुछ पे करता है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर सरकार को विस्तृत आय स्रोत प्रदान करता है, कि किस तरह से सरकार उस जो भी टैक्स होता है उससे अपने आय में वृद्धि करती है। नंबर 6 पर हम देखें सामाजिक कल्याण। सरकार मादक तथा हानिकारक पदार्थों जैसे शराब, अफीम, चरस आदि पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगाकर इसके उपभोग को रोकती है, जिससे निर्धन वर्ग इसके उपभोग से बच जाता है, उनकी कार्यक्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर सामाजिक कल्याण में सहायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जिसमें बात करें हम शराब, अफीम या चरस की, तो इन सब पे बहुत ही ज़्यादा हाई कर लगा होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं या जो सक्षम नहीं है वो कहीं ना कहीं इस कर को देने से बच जाते हैं। जब वो खरीदने में सक्षम नहीं होंगे तो उन्हें कर कहाँ से पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो धनी व्यक्ति हैं उन्हें, अगर वो सक्षम रहेंगे, इस चीज़ को खरीदने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं उन पर कर का भार भी होगा, और एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक कल्याण भी होगा, जहाँ पर जो धनी व्यक्ति है वो इसे पे कर रहा है, जो गरीब व्यक्ति है वो इसे नहीं पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो समाज में कल्याण होना है, एक तरह से जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन स्तर में सुधार ला पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर आर्थिक स्थायित्व में सहायक। देश में स्फीति बढ़ाने पर वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों की मात्रा बढ़ाकर इनकी मांग को कम किया जा सकता है, और ऐसा करने से स्फीति पर अंकुश लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आर्थिक स्थायित्व में सहायक किस तरह से हो सकता है, कि जो भी चीज़ें हमारे देश में नहीं है या जो भी चीज़ें हम बाहर से आयात करते हैं उनको उनकी मात्रा में, उनकी जो मांग को कम करने के लिए हमें उनके मूल्य में
वृद्धि कर देना, यानी कि उनके कर में वृद्धि कर देने से क्या होगा, उनकी मांग थोड़ी सी कम होगी और इस तरह से जो स्फीति है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी कि उसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के गुण। अब हम देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर के गुण हो चुके हैं, अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष कर के दोष। नंबर 1 पर है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर के दोष में न्याय संगत ना होना। अप्रत्यक्ष कर उपभोग वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर वसूल किए जाते हैं। धनी और निर्धन दोनों वर्ग के उपभोक्ताओं को एक समान धनराशि के रूप में भुगतान करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर का भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ने के कारण यह न्याय संगत नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें न्याय संगत ना होने का, तो एक तरह से यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष कर है वो कहीं ना कहीं धनी व्यक्ति पर अधिक पड़ता है और साथ ही यहाँ पर हम बात करें धनी व्यक्ति पर अधिक पड़ता है तो ठीक है, लेकिन निर्धन व्यक्ति पर भी अधिक पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। जहाँ पर उसे, अगर हम बात करें दोस्तों किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की जो भी हम डेली यूज में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अगर हम नमक की बात करते हैं तो जो नमक पे टैक्स लगता है वो टैक्स एक अमीर व्यक्ति आराम से पे कर रहा है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए छोटी ज़रूरतों के लिए उसे हम हर जगह टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे कि चीज़ें उसे महंगी लगती हैं और वो कम से कम चीज़ों का प्रयोग कर पाता है या ना भी कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतनी आमदनी नहीं होती है। तो एक तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि जो गुड्स टैक्स होते हैं जो अमीरों के लिए तो ठीक है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए दिक्कतें आती हैं उनको खरीदने में, उनको अपनी आवश्यक चीज़ों का उपयोग करने में। तो एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कर होता है वो न्याय संगत नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है अमितव्ययी। उत्पादकों एवं व्यापारियों को अप्रत्यक्ष कर की वसूली में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें सरकार को वसूलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके लिए ये मितव्ययी नहीं होता है। नंबर 3 पर हम देखें आय की अनिश्चितता। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं और उपभोग बढ़ने पर कर आय भी बढ़ती है और उपभोग के घटने पर कर आय भी घटती है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष करों के प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई चीज़ बहुत अधिक महंगी हो गई तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसका जो टैक्स था वो भी कम होता जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो चाहे कोई भी चीज़ जब महंगी होगी तो उसका लोग उपयोग कम करेंगे तो जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है उसकी जो आय है वो सरकार को कम प्राप्त होगी। क्लियर। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो आय की अनिश्चितता होती है। लोगों के जो भी उपयोगी सामान है उसको प्रयोग करने के आधार पर ही कर का निर्धारण होता है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है नागरिक चेतना का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो करदाता को यह ज्ञान नहीं होता है कि वह वस्तुओं को खरीद पर कर चुका रहा है, इसलिए उसमें नागरिक चेतना का अभाव रहता है और वह सरकार की वित्त संबंधी नीतियों पर ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नागरिक चेतना का अभाव, चूंकि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि जो वो सामान ले रहा है उन प्रत्येक वस्तु पर उसे कर पे करना पड़ रहा है। तो जब वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां होती हैं वो उस पर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन वहीं अगर हम इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर में अगर व्यक्ति कर पे करता है तो वो ये जानना चाहता है कि हमारे द्वारा जो सरकार कर लेती है उसका वो कहाँ पर खर्च कर रही है, उसको वो किस तरह से जनहित के कार्यों में लगा रही है। क्लियर।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नागरिक चेतना का अभाव होता है, जहाँ पर वो जो अप्रत्यक्ष कर सरकार ले रही है उसको कहाँ खर्च कर रही है, इससे नागरिकों को कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम देखें नंबर 5 पर अनुत्पादक होना। अप्रत्यक्ष कर प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं पर लगाए जाते हैं जिससे वे उत्पादक नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे करों का भार अधिकांशतः निर्धन वर्ग पर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो कहीं ना कहीं निर्धन व्यक्ति पर अधिक पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये अनुत्पादक होते हैं। जब निर्धन के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से कर देंगे। कर देने का यहाँ पे क्या मतलब है कि चीज़ों का उपयोग जब नहीं करेंगे तो जो चीज़ें हैं उन्हीं पर टैक्स सरकार लगाती है। जब चीज़ों का वो उपयोग कम करेंगे तो सरकार को टैक्स भी कम ही मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर है मंदी काल में कम आय। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 6 लास्ट है कि मंदी के दिनों में वस्तुओं की बिक्री कम हो जाती है, जिससे राज्य की आय भी इस पर लगाए हुए करों से कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मंदी काल में कम आय का क्या मतलब है। जब किसी भी चीज़ की मंदी होगी तो लोगों के पास धन की कमी होगी, और धन नहीं होगा तो फिर वो चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, और अगर वो खरीदते नहीं है तो फिर जो उस पर टैक्स लगा उससे जो सरकार की आय होती है वो नहीं होगी। तो एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं जो अप्रत्यक्ष कर है इसका जो दोष है उसमें मंदी काल में कम आय होती है। दोस्तों ये आज आपका हो गया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के गुण और दोष। और इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर, साथ ही इस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए आपके स्लैब जो भी सब्जेक्ट हैं, उन जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ उन सब से संबंधित आपके लिए वीडियोज की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी सबकी लिंक दी जाती है। और इसके अलावा टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की PDF भी मिल जाती है, वीडियोज भी मिल जाती है। तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।